Welcome students to the fourth chapter Physical Education and Sports for CWSN यानी दिव्यांग के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के बच्चे होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। बात करें विकलांगता के अर्थ के बारे में, तो विकलांगता को हम ये कह सकते हैं कि काम करने में समर्थ में अगर कोई कमी आती है तो विकलांगता है। यानी हम ये कह सकते हैं ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति किसी काम को करने में समर्थ ना हो, उसे विकलांग कह सकते हैं। यहाँ पे WHO की डेफिनेशन भी दी हुई है। अक्षमता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें विभिन्न समुदाय वर्गों के विभिन्न अर्थ सम्मिलित हैं। इस शब्द के अर्थ शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के लिए किए जाते हैं, विशेषतः जब डॉक्टर द्वारा सुनिश्चित किया गया हो। अगर हम विकलांगता की बात करें तो विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को एक विशेष कार्य करने के लिए अयोग्य करार कर दिया जाता है। अगर हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के प्रकार की बात करें तो इसको निम्नलिखित से आप देख सकते हैं कि बताया गया है। नंबर 1 होती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी या संज्ञानात्मक विकलांगता। इस शब्द का प्रयोग प्रायः बौद्धिक या विकासात्मक विकलांगता के लिए किया जाता है। ये छात्र की बौद्धिक क्रियाशीलता के आधार पर, हालांकि मध्य या गंभीर कुछ भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं कि जब बच्चा समझ नहीं पाता है वो होती है इसकी संज्ञानात्मक विकलांगता या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। इसके कारण जो हो सकते हैं वो पूर्व प्रसव से भी हो सकते हैं। हो सकता है कि माँ के गर्भ में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई हो या उससे पहले कोई प्रॉब्लम चल रही हो। गर्भ अवस्था में भी हो सकती है प्रॉब्लम, गिरने से या चोट लगने से। प्रसव के पश्चात हो सकता है, बच्चे के पैदा होने के बाद भी ये प्रॉब्लम हमें बच्चे में दिखी जा सकती है। सेकंड बात करते हैं बौद्धिक विकलांगता की यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। इस विकलांगता के शिकार जो लोग होते हैं उनको सीखने की क्षमता में या प्रक्रिया में जानकारी कम होती है। वो सीख नहीं पाते हैं, वो ऐड नहीं कर पाते हैं, वो जोड़ नहीं पाते हैं, कुछ मानसिक काम जो करने होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। अगर बात करें कि इनका क्या कारण हो सकता है, तो हो सकता है ये अनुवांशिक कारण हो सकता है पेरेंट्स से बच्चे को ट्रांसफर हुआ हो, पौष्टिक आहार की कमी हो सकती है, पर्यावरण कारक मानव के भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक हमारे कारक हो सकते हैं। इसके अलावा शराब की लत, मस्तिष्क के अंदर संक्रमण, कोई इन्फेक्शन हो जाती है माइंड से, तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। बिलीरुबिन का उच्च स्तर होना, कुछ हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना या तांत्रिक तंत्र में चोट अथवा कोई बीमारी, कोई भी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से भी बीमारी आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिकल डिसेबिलिटी की यानी शारीरिक विकलांगता के बारे में। ये एक ऐसी विकलांगता है जो व्यक्ति को के चलने फिरने की क्षमता या फुर्ती को प्रभावित करती है। इस प्रकार के व्यक्ति को चलने फिरने के लिए एक सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है। इसमें वह लोग भी शामिल हैं जिन्हें कई एक्सीडेंट से या कोई दोनों तरह से हो सकते हैं, चाहे इंसान को एक्सीडेंट हुआ हो या कोई चोट लगने से हो या शारीरिक उसे पहले जन्म से भी हो सकता है। सो इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये वंशानुगत यानी अपने पेरेंट्स हेरिडिटरी ट्रांसफर हो सकता है। मांसपेशियों के असंतुलित अथवा कमजोरी हो सकती है। हो सकता है कि खाना ना ठीक से खाया हो या कोई असंतुलन ने बच्चे को खड़ा कर दिया हो, तभी बीमारी हो सकती है। गंभीर बीमारी से भी ऐसा हाल हो सकता है, किसी का फिजिकल डिसेबिलिटी आ सकती है, या घुटनों के कारण अंग का कोई कट जाना हो, या कुपोषण यानी न्यूट्रिशन के अंदर जो कमी है उस कारण से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम करेंगे विकारों के बारे में। अगर विकार की बात की जाए तो ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है। डिसऑर्डर का मतलब होता है डिस प्लस ऑर्डर। डिस मीन्स नहीं और ऑर्डर मीन्स एक तरतीब, एक विनियमित होना। सो अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर होता है ऑर्डर की कमी या फिर अनियमितता को कहते हैं हम विकार। विकार एक शांतिपूर्ण हालात के लिए रुकावट या शांतिपूर्ण हालात को भंग करने वाली चीजें होती हैं। देखा गया है कि जो विकार है वह एक समस्या या रोग है जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, कार्य करने पर भी असर डालती है। विकार जो है वो गंदी या बुरी चीज से तैयार या बुरी तरह संगठित होने की एक स्थिति है। दैट मीन्स हमारे माइंड का डिसऑर्डर हो सकता है, हमारे फिजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये सारा जो विकार है बेसिकली हमारे दिमाग से रिलेटेड है। जनता में हिंसा या दंगे विकार होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर के बारे में। तो नंबर 1 आता है ADHD। अगर ADHD की बात की जाए तो ये एक न्यूरो विकास प्रकार का एक मानसिक विकार है।
इसकी विशेषता ये है कि ये ध्यान केंद्रित करने में परेशानी पैदा करता है, आवेग को अत्यधिक गतिविधि को नियंत्रित करने में असमर्थ बना देता है और जो व्यवहार है उसका नियंत्रण रोकने की कोशिश करता है। अगर मैं इसके लक्षण देखूं, ADHD के क्या लक्षण हो सकते हैं, तो हो सकता है इसमें आप चंचल मन के हो सकते हो, कोई कार्य पे आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है, कुछ नया याद करने में परेशानी हो सकती है, अनुदेशों को आप नजरअंदाज कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही हैं उनको फॉलो ना करना भी हो सकता है, और हमेशा भ्रमित रहते हो, आपको सोचना पड़ता है क्या काम कैसे किया जाए। अगर इसके लक्षण के बाद हम इसके कारण पता करें तो क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारे हेरिडिटरी यानी अनुवांशिक कारण हो सकते हैं हमारे, यहाँ जन्म से पूर्व अनुचित देखभाल हो सकता है, गर्भ में ही बच्चे की जो खान पान है उसकी देखभाल ना की जाए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मस्तिष्क की कोई बीमारी हो या कोई चोट लग गई हो बच्चे को मस्तिष्क पे, उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। खान पान या जहरीली चीजों का अगर सेवन कर लेता है बच्चा तो कई बार उसका दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता है। यही नहीं हो सकता, अनुशासन की कमी से भी बच्चा हिंसापूर्वक या फिर ADHD की बीमारी का शिकार हो सके। अब इस प्रकृति को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे हम केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 1 होता है आत्म केंद्रित व्यवहार। इसमें जो बच्चे का व्यवहार होता है वो अपने को लेकर सेल्फ कंसंट्रेटेड होता है। भावोत्तेजना मतलब छोटी छोटी बातों पे बच्चे को बहुत जल्दी उसके इमोशंस भड़क जाते हैं, वो गुस्सा जल्दी आ जाता है। बेसब्री, हर काम को फटाफट करने की उस बच्चे को बेसब्री सी रह जाती है कि मेरा काम फटाफट खत्म हो जाए। अपूर्ण कार्य, और अगर काम खत्म भी करता है तो वो काम पूरा नहीं हो पाता है। देखा जाए तो जो लास्ट लक्षण है वो एकाग्रता का अभाव, यानी आप कोई भी काम कंसंट्रेशन से उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर मैं इसकी मैनेजमेंट की बात करूं तो हम इसको काउंसलिंग से मैनेज कर सकते हैं। काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स, काउंसलिंग ऑफ टीचर्स एज वेल एज फ्रॉम अ गुड काउंसलर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है बिहेवियर थेरेपी, जो स्पेशल आप डॉक्टर्स होते हैं जो बिहेवियर थेरेपी पे काम करते हैं वो इसको हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं, आप अपना सकारात्मक नजरिया रख सकते हैं। लास्ट ऑफ ऑल आप हो सके तो मेडिकल चेकअप रेगुलर बेसिस पे करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे SPD से। अगर SPD की फुल फॉर्म करी जाए तो वो होती है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसके बारे में बात की जाए तो संवेदीय जो प्रसंस्करण है, यानी जो हम SPD की बात कर रहे हैं, वह एक संवेदी एकाकीकरण रोग है जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो एक स्नायविक विकार है जिसमें जो संवेदी जानकारी है का उसका सही जवाब नहीं दिया जाता। SPD में जानकारी को गलत समझा जाता है। हम ये समझते हैं D को B पढ़ लेता है बच्चा, थोड़ी गलती उसको महसूस हो जाती है। यहाँ पर संवेदी जो आपका ये विकार है, इसमें तंत्रिका तंत्र जो है, आपके जो नर्वस सिस्टम है और जो अंग है वो संदेश प्राप्त नहीं कर पा रहे होते हैं। उसके अनुसार जो प्रक्रिया है, उसके जो संदेश प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार ही वो प्रक्रिया कर पाते हैं। अगर इसके कारण की बात की जाए तो ये अनुवांशिक हो सकता है पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफर हो जाए। नंबर 2, असामान्य मस्तिष्क गतिविधि, यानी जिन बच्चों में SPD समस्या होती है उनकी जो असामान्य मस्तिष्क गतिविधि है वो ज्यादा बड़ी हुई होती है। वह ध्वनि या प्रकाश को देखकर उन्हें पता नहीं चलता, वो अवगत नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा हो सकता है मादक पदार्थों का आपने सेवन कर लिया हो या ड्रग्स का आपने ज्यादा यूज कर लिया हो। इसके अलावा आपका जो स्नायविक विकार है यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नर्व्स के अंदर गड़बड़ी होना या जो कमजोर एक्स सिंड्रोम होना है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इम्प्रॉपर स्टिमुलेशन या फिर अनुचित उत्तेजना जैसे बच्चों में आ जाती है, उसका ख्याल ना रख पाना भी हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है उनका एनवायरनमेंट ही इतना उत्तेजक हो, वो देख देख कर और उत्तेजक हो रहे हो, ऐसी मूवीज देखते हो, ऐसे गेम्स जैसे PUBG आ रही हैं, ऐसे गेम खेलते हो, तो हो सकता है बच्चा और विकार में आ जाए। इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो हम इसको कैसे संभाल सकते हैं। नंबर 1, अगेन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बच्चे जहां भी पढ़ रहा है उसको उसकी थेरेपी दी जाए, बार बार उनको जो है क्लियर किया जाए डाउट को कि क्या ऐसे है, कैसे D लिखना है। बच्चे का छोटे होते से लेवल आप पकड़े। नंबर 2 है जीवन शैली में परिवर्तन के माध्यम से भी आप थोड़ा सा बच्चे को सुधार ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चे में सुधार लाना तो थोड़ा सा जीवन शैली बच्चे का और अपना जरूर बदलें। इसके अलावा आप जो है इस विकार के लिए कुछ अच्छे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं और काउंसलर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ASD की। ASD की फुल फॉर्म ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ASD एक जटिल तंत्रिका जीव विज्ञानी विकार है। ये आक्रामक या
हानिकारक व्यवहार कर सकते हैं, मतलब अपने आप के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं बच्चे। उन्हें कुछ क्षेत्रों में समस्या हो सकती है, खासकर सामाजिक समस्या जैसे संचार हो गया, बातचीत हो गया, इन सब में इन बच्चों को समस्या हो सकती है। मौखिक और गैर मौखिक संचार में चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्म केंद्रित हो सकते हैं बच्चे और कार्य हो सकता है ये करने में ना सफल हो। अगर इन बच्चों की बात की जाए तो इनके जो कारण है वो सेम से रह जाते हैं। अगेन जेनेटिक फैक्टर्स को अनुवांशिक कारक कहते हैं। बच्चे के अंदर हो सकता है पेरेंट्स से ट्रांसफर हुए हों। नंबर 2 हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हों, उसके आसपास के बच्चे भी ऐसे तोतले हों या ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम वाले हो तो उनको देखकर बच्चा कई बार ऐसा हो जाता है। हो सकता है कि कोई नर्व पे चोट लगी हो, चोट लगने के कारण भी बच्चे के अंदर ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ सकता है। अगर इसकी प्रकृति की बात की जाए तो कुछ खास व्यवहारों को बार बार दोहराने या असामान्य व्यवहार करने की आदत होती है बच्चे को। किसी चीज में अत्यधिक हो जाना, जैसे गति करने वाली चीजों में या उनका हिस्सा होना। कुछ विषय जैसे संख्याओं, जानकारी में उनका जो है तीव्र रुचि होना। कुछ में बहुत अच्छी रुचि है, कुछ में बिल्कुल ही छोड़ देते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओडीडी की। ओडीडी की फुल फॉर्म हमारे पास रही ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। अगर हम इस डिसऑर्डर की बात करें तो ये विवक्षी उत्खंड विकार, व्यवहार विकार का एक सेट या समूह है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि घटनाकारी व्यवहार विकार कहा जा सकता है। इसे इस नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये बच्चे जो हैं विकार से ग्रस्त हैं और अपने आसपास के लोगों को बाधित होते हैं। मतलब इन लोगों के अंदर क्या टेंडेंसी होती है कि ये जो बच्चे हैं इनका व्यवहार नकारात्मक होता है, अविज्ञानकारी होता है और ये हर एक बड़े छोटे से बहस करने में, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा, हर अपनी बात को बहस के साथ साबित करने में लगे रहते हैं। अगर इसके सिम्टम या कारण की बात की जाए तो ये अनुवांशिक हो सकता है पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हुआ हो सकता है जन्म के टाइम पे कुपोषण के कारण ये प्रॉब्लम आई हो सकता है मस्तिष्क पे कोई चोट भी लगी हो, या परिवार का ही कोई नकारात्मक एटीट्यूड बच्चे को ऐसा बना देता है, बार बार बच्चा लड़ने पे मजबूर हो जाता है। इसके अलावा हो सकता है ओडीडी के जो लक्षण है वो चिड़चिड़ापन लाता है बच्चे में। बच्चा हर वक्त तैयार रहता है अपनी बात को सही साबित करने के लिए और अपनों से बड़ों का वो खासकर जो है असम्मान करना अपना हक समझ लेता है। ये एक स्पेशल टाइप का डिसऑर्डर है और इसके लिए हम मैनेजमेंट के लिए एक तो परामर्श यानी काउंसलिंग का खास ध्यान रखते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग रेगुलर बेसिस पे की जाए, वाया काउंसलर हो जाए या फिर आप मेडिकल हेल्प से ले सकते हैं। नंबर 2 फैमिली थेरेपी। इसमें केवल बच्चे की नहीं पूरी फैमिली की भी थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। जहां बच्चे का ऐसा रवैया है कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबल आ सकती है। इसके अलावा सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, जो सामाजिक कौशल प्रशिक्षण है, उनके द्वारा भी बच्चे को सुधार दिया जा सकता है। मेडिकेशन यानी औषधि जो प्रयोग है, आप मेडिकेशन योगा के थ्रू भी बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओसीडी, यानी ओसीडी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सरल शब्दों में ओसीडी एक प्रकार का मानसिक विकार है जिसके कारण बार बार एक ही तरह के अवांछित विचार आते हैं। अवांछित विचारों से छुटकारा पाने के लिए जो व्यक्ति है वो बार बार एक ही काम को या गतिविधि को करता रहता है। ओसीडी के कुछ उदाहरणों के साथ हाथों में जो है हम अधिक धुलाई, बार बार धोता रहता है बंदा है हाथ, या बार बार दरवाजा देखता रहता है कि बंद हो गया या खुला है या नहीं खुला है। चीजों को दोबारा उठा के व्यवस्थित करता रहता है। देखा जाए तो ओसीडी के कुछ कारण हैं, जैसे हो सकता है मस्तिष्क पे कुछ चोट लगी हो, या ये हो सकता है कि जेनेटिक फैक्टर्स, अगेन अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ, उनके ब्रेन में ही कोई अंदर से कोई केमिकल रिलीज होना बंद हो गया हो या उनके ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है उनके आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा हो, लोग ही बार बार अपने हाथ धोते हो या बार बार इस तरह की हरकतें करते हो कि इंसान खुद ही हरकत करने पे मजबूर हो जाता है। अगर देखा जाए तो ओसीडी की जो प्रकृति है या उसके लक्षण है वो क्या हो सकते हैं। ये जो बच्चे हैं ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने से डरते हैं, ये खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने से डरते हैं। गलती करने से डर लगता है इनको। सामाजिक रूप से अगर इनको इस चीज की प्रॉब्लम रहती है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स रहता है कि हमें कोई स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। मन में गलत या बुरे विचार आते रहते हैं इन बच्चों के लिए। संतुलन इनके अंदर नहीं बन पाता है। अगर इनका प्रबंधन देखिए तो काउंसलिंग या थेरेपी इनका बहुत अच्छा प्रबंधन है, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी मेडिकेशन जो बच्चे को योगा के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है। लास्ट ऑफ ऑल आप इसके अंदर मेडिकल हेल्प को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगी हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर CWSN।
आपको साइड बाय साइड अटैच्ड असाइनमेंट्स मिल रही है, उसको प्लीज पढ़ के कंप्लीट कीजिए। थैंक यू किड्स, स्टे सेफ, स्टे होम।